effect of temperature on rate कांस्टेंट के। रेट कांस्टेंट के पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। वैसे तो यार हिंदी से क्वेश्चन ही आता है, लेकिन इसके हम कुछ ऑब्जर्वेशंस लिख लेते हैं। देखो, फर्स्ट, फॉर अ केमिकल रिएक्शन द rate constant is nearly doubled with 10 degree rise in टेम्परेचर। टेम्परेचर को अगर आप 10 डिग्री राइज कर दोगे तो जो रेट कांस्टेंट है वो नियरली डबल हो जाता है। ये कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, नियरली मतलब अप्रॉक्सीमेट, अंदाजा है। फिर क्या, एग्जैक्ट के लिए तो आरएनएस इक्वेशन है ही हमारे पास। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अब जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनकी सबकी एनर्जी एक जैसी तो होती नहीं है। हमने इतना लिखा कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और थ्रेशोल्ड एनर्जी में डिफरेंस होता है, उसको एक्टिवेशन बोलते हैं। तो आप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी किसको कहते हो? क्योंकि रूम टेम्परेचर पे सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है सबकी एनर्जी एक कंटेनर में। तो उसमें से हम क्या करते हैं, फिर हम स्टैटिस्टिक्स की हेल्प लेते हैं। हम ये बोलते हैं कि भाई ठीक है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स की एनर्जी अलग अलग है, लेकिन मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स की जितनी एनर्जी है उसको हम रिएक्टेंट्स की एनर्जी बोल लेते हैं। तो इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं। ऑल मतलब मोड हो गया उसका, कि ज़्यादा लोगों की कितनी एनर्जी है, ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कितनी है, उसको हम बोलेंगे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ऑल द मॉलिक्यूल्स इन द reacting species do not have the same kinetic energy, and it is difficult to predict the behavior of any one molecule with precision। तो एक एक मॉलिक्यूल को आप मतलब हर मॉलिक्यूल की एनर्जी अलग अलग लिखते, फिर ऐसा नहीं कर सकते ना। तो फिर हम इसका रास्ता क्या निकाला कि भी सबकी एनर्जी तो अलग है, क्या करोगे अब? रिएक्टेंट की किसकी बोलोगे एनर्जी रिएक्टेंट की इतनी है? तो ये साइंटिस्ट थे बोल्ट्जमैन एंड जेम्स क्लार्क Maxwell described the distribution of kinetic energy by plotting the fraction of molecules। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब NE अपॉन NT। यहाँ पे N ही क्या है, N ही
उतने n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी E। तो उतने मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी E है उसको Ne बोलते हैं। Nt है टोटल मॉलिक्यूल्स, तो फ्रैक्शन फिर Ne अपॉन Nt ही होगा ना। तो Ne अपॉन Nt क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है विद अ गिवन काइनेटिक एनर्जी E जिसकी एनर्जी E है उन मॉलिक्यूल्स की फ्रैक्शन है। तो इस फ्रैक्शन को हम किसके साथ प्लॉट कर लेते हैं? एनर्जी के साथ, वर्सेस काइनेटिक एनर्जी E। तो एनर्जी के साथ इसको प्लॉट कर लेते हैं। किसको? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस एनर्जी। तो यहाँ पे हेयर Ne इज द number of molecules with energy E and Nt is total number of मॉलिक्यूल्स। Nt क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसको पहले हम प्लॉट कर लेते हैं। चलो, सिंपल सा कर्व होता है, देखो ये क्या हो गया। तो यहाँ पे हम y एक्सिस पे क्या रख रहे हैं? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स Ne अपॉन Nt। एक्स एक्सिस पे हम रख रहे हैं एनर्जी। तो ये इस तरह से कर्व होता है। ये कर्व क्या बताता है? देखो, कर्व बता रहा है कि इसको हम बोलेंगे पहले तो ER, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो मतलब क्या? इतने मॉलिक्यूल्स, दीज मैनी मॉलिक्यूल्स हैव दिस मच एनर्जी। जैसे ये, इसको बोलते हैं, चलो इसको 0.1 बोल लो। मतलब इतने मॉलिक्यूल्स 0.1 पे जितने फ्रैक्शन होंगे उनकी एनर्जी ये है 1 है, इस तरह से। तो ये तो मुझे लगता है क्लियर ही होगा ग्राफ। इतने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी है। तो अब देखो, ये जो शुरू में ग्राफ है यहाँ पे एनर्जी बहुत कम है। तो जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बहुत कम है उनका नंबर भी बहुत कम है। सिमिलरली अगर इस पार्ट पे आओगे, ग्राफ के एक्सट्रीम पार्ट पे आओगे, तो इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। देखो, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है उनका नंबर भी बहुत कम है। बीच में देखो, जिनकी एनर्जी बीच में है उनका नंबर ज़्यादा है। ये बात है। तो मतलब बहुत कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स बहुत कम है, बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स भी बहुत कम है। एवरेज बीच वाली एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है। इस कर्व से यही पता चलता है। तो यहाँ लिख लेते हैं, ये जो इसको पीक ऑफ कर्व बोलते हैं, ये क्या है? ये मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है ना। मोस्ट प्रोबेबल मतलब वो एनर्जी जो ज़्यादा लोगों के पास हो। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम है ना, ये Ne अपॉन Nt यहाँ मैक्सिमम है। तो ये वाला एनर्जी मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है। द पीक of the curve corresponds to the most probable kinetic energy, that is kinetic energy of
मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो पीक क्या है? काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स द्वारा पोजेस की जाती है वो पीक है। देयर आर decreasing number of molecules with energy higher or lower than this value। तो जो ये एनर्जी है, ये कौन सी वैल्यू? ई आर जहां मैंने मार्क किया है, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी जो है, तो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी से ज्यादा जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है उनका नंबर भी कम है, उससे जो कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनका नंबर भी कम है। अब देखो, अब क्या होता है ना, जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो ना, तो ये कर्व ना फ्लैट हो जाती है। देखो मैं बनाता हूँ यहाँ पे। अच्छा चलो, अगला पॉइंट कितना नंबर है? 3, फोर्थ पॉइंट लिखो। चलो ये तो एनर्जी का हमने डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। अब टेम्परेचर के साथ क्या होता है ना, लिख लेते हैं। व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड, द मैक्सिमम ऑफ the curve moves to the higher energy value and the curve broadens out, that is spreads to the right such that there is a greater proportion of molecules with much higher energies। तो चलो मैं पहले लिखवा देता हूँ, लिख लो, समझाता हूँ फिर। इंक्रीजिंग the temperature of the substance increases the fraction of molecules which collide with energies greater than EA। क्या होता है देखो, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, तो ये जो कर्व है हमने प्लॉट किया ऊपर, ये फ्लैट हो जाता है थोड़ा सा। देखो मान लो टेम्परेचर T1 पे कर्व इस तरह से था,
टेम्परेचर T2 पे ना थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो देखो ये अंडरस्टैंडेबल भी है। ये है Ne/NT और ये है एनर्जी, नीचे एनर्जी है। सिंपल बात है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो रिएक्टेंट्स की एनर्जी है बढ़ेगी, वही बढ़ ही रही है ना। मतलब ई जिस तरफ बढ़ रहा है उस तरफ ये कर्व शिफ्ट हो रही है, फ्लैट हो रहा है। तो अब ई आर बढ़ गया, ये होना ही था। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी ही। ये मान लो ER1 था, अब ये ER2 हो गया। ये T1 पे है टेम्परेचर पे कर्व, ये टेम्परेचर T2 पे कर्व है। T2 इज ग्रेटर देन T1। तो अब मान लो एक्टिवेशन एनर्जी ये थी, मान लो ये रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है। तो आप देख सकते हो कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो ये एनर्जी बैरियर क्रॉस कर रहे हैं ये बढ़ चुके हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट वन में, ये पहले वाले में ये इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का जो एनर्जी बैरियर क्रॉस करे हुए हैं। सेकंड में यही बढ़ चुका है, सेकंड में ये इतना हो चुका है, देख सकते हो इतना ज़्यादा। ये इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं। तो क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर इंक्रीज कर जाता है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज कर जाता है। तो मतलब रफली 10 डिग्री बढ़ाने पे डबल हो जाता है, ये रफ आइडिया है। तो ये बिल्कुल हमारे पास पूरा फिजिकल इंसाइट आ चुका है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन का रेट क्यों बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, वो टकराने की जो एक्टिवेशन एनर्जी, वो जो बैरियर है, वो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर पाते हैं उसको। एनर्जी बैरियर का डायरेक्ट रिलेशन है इसके साथ, टेम्परेचर के साथ, इसलिए रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है। रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो जाता है, मतलब रेट कांस्टेंट इंक्रीज होने के कारण ये भी इंक्रीज हो जाता है, रेट भी इंक्रीज हो जाता है रेट कांस्टेंट इंक्रीज होने के कारण। ये क्वांटिटेटिवली अगर देखें तो ये होगा -E/RT। सिंपल देखो ये है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये जो मैंने एरिया शेड किया ना इसका यही है, E⁻⁻ ये यही रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर। तो अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू, ये जो टर्म है इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो क्वांटिटेटिवली हमारे पास फॉर्मूला भी है और ग्राफिकली हमने इसको देख भी लिया कि टेम्परेचर बढ़ाने से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर इंक्रीज करता है, इसलिए रेट कांस्टेंट इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज क्लियर फ्रॉम द diagram that in the curve at t+10, मतलब अगर मैं t2 को t1+10 लिखूं, t+10, the area showing the fraction of molecules having energy equal to or greater than activation energy gets doubled। मतलब ये जो E⁻⁻ है ये डबल हो जाता है, ये शेडेड एरिया डबल हो जाता है। लीड अब डबल मतलब फिर से बोल रहा हूँ अप्रॉक्सीमेट, ऐसे नहीं, एग्जैक्ट नहीं है वो। ईएपी पे तो डिपेंड करेगा ना डबल्ड, लीडिंग टू
डबलिंग द रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो रिएक्शन का रेट अप्रॉक्सीमेटली डबल हो जाता है, बिकॉज ये जो फैक्टर है डबल हो जाता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। यहाँ पे मतलब T2 को T1 + 10 लिख लो, अगर नीचे वाला पॉइंट जस्टिफाई करना है, T + 10 मतलब डबल हो जाएगा।